हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू केएसआर तानी एजुकेशन। इस वीडियो में हम क्लास 11th कॉमर्स ओसीएम का चैप्टर 2 बिजनेस सर्विसेज 1 का पार्ट 1 डिस्कस करेंगे। मतलब आधा इस चैप्टर को हम इस वीडियो में कवर कर पाएंगे। होपफुली आप सब ठीक हैं। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो आप कंसिडर करिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने का। अगर आपको चैनल अच्छा लगे, कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। चलिए, आपके जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, सजेशंस हैं, कमेंट सेक्शन नीचे हैं, आप डाल सकते हैं उसमें। हम आपके प्रॉब्लम्स को, आपके सजेशंस को अप्लाई करने का ट्राई करेंगे। चलिए शुरुआत करें इस चैप्टर की। चैप्टर नंबर 2 है, इसका नाम है बिजनेस सर्विसेज 1। अच्छा, सर्विसेज का जो इम्पोर्टेंस है वो इकोनॉमी में बढ़ रहा है आपके। मतलब फैसिलिटीज जो चाहिए, जैसे कि बैंकिंग, इंश्योरेंस, पोस्टल, स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट, ये सारी फैसिलिटीज हमको चाहिए। ये सर्विसेज सिर्फ बिजनेस में ही नहीं, यानी कॉमर्स में ही नहीं, आपके इंडस्ट्रीज में, एग्रीकल्चर में या बाकी की बिजनेस एक्टिविटीज में भी बड़े काम की हैं और ज़रूरी भी हैं। बैंकिंग, इंश्योरेंस, पोस्टल, स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज हैं जैसे। इसमें बहुत सारे बदलाव आ गए हैं बिजनेस सर्विसेज के लिहाज से। अगर हम देखें तो ये सिर्फ और सिर्फ बिजनेस के लिए अब काम नहीं करते, अब ये सोशल और फैमिली रिलेटेड बातों, मतलब इश्यूज में भी काम करते हैं। मॉडर्न एज में जैसे मैं बताऊं तो बैंक सिर्फ बिजनेस वाले यूज नहीं करते, नॉर्मल लोग भी अपनी सेविंग्स के लिए यूज करते हैं। सिमिलरली इंश्योरेंस हो गया, पोस्टल सर्विसेज हैं, तो ये सारी चीजें हर कोई यूज करता है, फैमिलीज भी यूज करती हैं, सोशल सर्विसेज हैं ये सारी। मॉडर्न एज में बहुत सारी स्पेशलिटीज देखी गई हैं इन सर्विसेज में, और ये सारी इंस्टीट्यूशंस अब हमारे इंटरडिपेंडेंट हो गई हैं, मतलब एक दूसरे पे निर्भर करती हैं। बात करें इस चैप्टर में मेनली हम इंश्योरेंस की, तो सबसे पहले बात करेंगे। इंश्योरेंस की बात करें तो इंश्योरेंस का मतलब है ये एक रिटन कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट होता है दो पार्टीज के बीच में। और इसमें इंश्योरी जो है प्रीमियम पे करता है और उसके बदले में इंश्योरर जो है उसको रिस्क से बचाने का एक प्रॉमिस देता है, जिसमें वो बोलता है कि जब आपके ऊपर रिस्क आएगा तो आपका जो लॉस होगा वो हम कंपनसेट कर देंगे, और ये अमाउंट पहले से ही डिसाइडेड होता है। ठीक है। इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट जो रिटन फॉर्म में होता है उसको अपने बोलते हैं इंश्योरेंस पॉलिसी। ये वन लाइनर की बड़ी अच्छी-अच्छी डेफिनेशंस हैं। पहली डेफिनेशन ये वाली थी इंश्योरेंस वाली, दूसरी डेफिनेशन ये इंश्योरेंस पॉलिसी की है। इंश्योरेंस को अपने को इंश्योरेंस को ऐसा नहीं समझना है कि इंश्योरेंस रिस्क रिमूव कर देगा, लेकिन इंश्योरेंस हमें उस रिस्क से होने वाले लॉस से कंपनसेट करेगा, यानी लॉस को भरपाई करेगा, और वो भी कभी-कभी पूरा नहीं करता। इसके प्रिंसिपल्स की बात करें तो इंश्योरेंस के जो रूट्स हैं, यानी जो गहराई है उसकी, वो सोसाइटी से जुड़ी हुई है। ये एक एग्रीमेंट होता है दो पार्टीज के बीच में, और इसीलिए इंश्योरेंस कोई साधारण या ऑर्डिनरी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। ये हम लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से हम इसको नहीं जोड़ सकते हैं। ये एक स्पेशल फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है, और ये लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से अलग है। ठीक है। इसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं, जैसे सबसे पहला है अटमोस्ट गुड फेथ का। इसका मतलब क्या है कि इंश्योरर और इंश्योरी को एक दूसरे पे एकदम अंधा विश्वास है। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, कि वो प्रॉफिट बनाना नहीं है। मेन ऑब्जेक्टिव है हमारा कॉम्पनसेट करना, लॉस की भरपाई करना। जो बेसिक लॉ है इंश्योरेंस का वो एक सोशल कंसेप्ट है। सोशल मतलब क्या, हम समाज की भलाई करना चाह रहे हैं। जो पार्टीज इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में होती हैं उनका एक दूसरे पे एकदम म्यूचुअल और कंप्लीट फेथ होता है। जब वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करती हैं तो वो सारी इन्फॉर्मेशन से एक दूसरे को शेयर करती हैं प्रोडक्ट के बारे में। इंश्योरेंस पॉलिसी लेते टाइम भी अगर मान लीजिए किसी से भले नहीं भी पूछा गया है, फिर भी दोनों को सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी चाहिए। अगर माना जाता है कि इस इन्फॉर्मेशन से आपके कॉन्ट्रैक्ट पे असर पड़ेगा, तो वो इंश्योरेंस पहले जो इन्फॉर्मेशन है वो पहले बतानी चाहिए। कोई भी इंश्योरेंस एग्रीमेंट जिसमें हमने नेसेसरी इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं की है, उसको हम मानेंगे कि ये फ्रॉड है, और ये जो है अटमोस्ट गुड फेथ के प्रिंसिपल के खिलाफ जाता है। इसका एक एग्जांपल अगर हम आपको दें, तो आपको पता होगा कि कई बार इंश्योरेंसेस में ऐसा होता है कि वो लोग जो है हमें पूरा बताते नहीं है कि अच्छा आपके इंश्योरेंस में ये बातें कवर हुई हैं, ये बातें कवर नहीं हुई हैं। तो ये जो है आपके इस प्रिंसिपल के खिलाफ जा रहे हैं। जब भी ऐसी बात आती है कि ये इंश्योरेंस का ये जो प्रिंसिपल है ये ब्रोक हुआ है, यानी तोड़ा गया है, तो इंश्योरेंस एग्रीमेंट या पॉलिसी एकदम नल एंड वॉइड हो जाती है, उसका कोई मतलब नहीं रहता। इंश्योरी को प्रीमियम वापस नहीं मिलेगा जो उसने पे कर दिया है, और उसको कंपनसेशन का भी राइट उससे चला गया है, जो रिस्क का कंपनसेशन उसको मिलने वाला था। इंडेमनिटी की बात करें तो इंश्योरेंस सेकंड वाला जो आपका ये है,
प्रिंसिपल वो है आपका इंडेमनिटी। उसका मतलब क्या होता है कि इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ और सिर्फ जितना लॉस हुआ है उतने का ही आपको कंपनसेट करके देगा। तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है आपका इंश्योरेंस का? प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। इसका मतलब जाने तो इसको अपने पता करते हैं कि जब आपका लॉस हुआ तो कितने का लॉस हुआ, सिर्फ उस उतना ही पैसा आपको मिलेगा। कोई भी इंसान जिसने इंश्योरेंस पॉलिसी ली उसको उतना ही कंपनसेशन मिलेगा जितना लॉस हुआ, उसको उसमें से प्रॉफिट नहीं मिलेगा। ठीक है, दूसरे वर्ड्स में बोलें तो उसको कोई एडिशनल अमाउंट नहीं मिलेगा, लॉस ही जितना हुआ है उतना ही मिलेगा। अच्छा, ये जो है आपका लाइफ इंश्योरेंस पे एप्लीकेबल नहीं होता। जो मान लीजिए आपने कोई पॉलिसी ली है प्रोडक्ट की, लोअर वैल्यू पे, ओरिजिनल वैल्यू से आपने लोअर वैल्यू पे लिए, तो सीधी सी बात है कि आपको लेस अमाउंट जो है मिलेगा, और जितना भी आपका बाकी का लॉस हो रहा है वो आपको खुद ही उसकी भरपाई करनी है। इसके 3 एग्जांपल्स हैं, तीनों को बड़े अच्छे से समझिएगा। मान लीजिए कोई इंसान है जिसने 3 लाख का इंश्योरेंस लिया, लेकिन प्रोडक्ट था 5 लाख का। अब मान लो कि आपका प्रोडक्ट खो गया, कंप्लीट लॉस हो गया, तो आपको मिनिमम कितने रुपए मिलेंगे? सिर्फ और सिर्फ 3 लाख ही मिलेंगे, क्योंकि आपने इंश्योरेंस लिया ही 3 लाख का है। बाकी के 2 लाख का जो नुकसान है वो आपके माथे पे पड़ेगा। चलो फिर दूसरा एग्जांपल देखें। मान लीजिए अभी भी प्रोडक्ट का वैल्यू 5 लाख है, लेकिन इंश्योरी ने उसको सिर्फ और सिर्फ 3 लाख का इंश्योरेंस लिया हुआ है। अब मान लीजिए आपका प्रोडक्ट जो है पार्शियली डैमेज्ड हो गया, थोड़ा सा गुम हुआ, थोड़ा सा खराब हो गया, और उस डैमेज की वैल्यू है 2 लाख। तो उस 2 लाख में से भी आपको कितना अमाउंट मिलेगा? 1,20,000 रुपए। उसका रीजन क्या है? पहले तो आप ये देखिए कि 5 और 3 का रेशियो क्या है। जो प्रोडक्ट कितने का था? 5 लाख का। इंश्योरेंस कितने का लिया? 3 लाख का। तो अब आप मान लीजिए कि प्रोडक्ट 2 लाख का है, तो कितना अमाउंट उसका मिलना चाहिए ये आप अपने आप समझ जाएंगे। अगर लिख करके इसको बताऊं तो सिंपली ऐसे होगा, सपोज कर लीजिए, यहाँ लिख लें। मान लीजिए आपका प्रोडक्ट है 5 लाख का, उसके बदले में आपने इंश्योरेंस लिया है 3 लाख का। ठीक है, अब नीचे लिखेंगे अगर हम, अब मान लीजिए आपका जो प्रोडक्ट है वो 2 लाख का है। ठीक है, तो उसके सामने उसकी कितनी वैल्यू आएगी? यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आ जाएंगे कि कितनी वैल्यू उसकी आएगी। तो आप जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जा कितना होता है? 6 होता है। 6 डिवाइड बाय 5 करेंगे ना, तो ये वाला अमाउंट जो है वो आपका निकल करके आएगा कितना? 1,20,000। तो ये इसका सिंपल सा कैलकुलेशन था जो मैंने आपको समझाया। अच्छा, मान लीजिए कि प्रोडक्ट का वैल्यू, अभी तीसरा लास्ट एग्जांपल है, प्रोडक्ट का वैल्यू मान लीजिए 5 लाख है, और उसको आपने पूरा अमाउंट यानी 5 लाख के लिए आपने इंश्योरेंस ले लिया है। मान लीजिए कि आपका पूरा लॉस हो गया, डैमेज हो गया, तो आपको कंपनी जो है 5 लाख रुपए दे देगी। ठीक है, चलो थर्ड वाला जो प्रिंसिपल है, होपफुली ये तीनों एग्जांपल समझ आए होंगे आपको। थर्ड वाला जो प्रिंसिपल है वो ये है कि इंश्योरेबल इंटरेस्ट का प्रिंसिपल। इसमें जो आपका इंश्योरी है, जो भी उसने प्रोडक्ट इंश्योर किया है उसमें उसका कोई ना कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट होना जरूरी है। मान लीजिए लता मंगेशकर ने अपने गले का इंश्योरेंस लिया था, तो वो उन्होंने क्यों लिया था? क्योंकि उनका पैसा ही उनके गले से आता था। मैंने अगर मेरे गोडाउन का इंश्योरेंस लिया है तो क्यों लिया? क्योंकि गोडाउन मेरे लिए मायने रखता है, उसके उसका लॉस मेरे लिए मायने रखता है। एग्जाम्पल है, जो ओनर है हाउस का, उसका अपने घर में फाइनेंशियल इंटरेस्ट होगा, लेकिन वहां पर रहने वाला जो भाड़े वाला है उसका उस घर में कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट नहीं होगा। तो कहने का मतलब ये कि आप जिस भी चीज का इंश्योरेंस करवाने जा रहे हैं उसमें आपकी कोई ना कोई रुचि होनी चाहिए फाइनेंशियली। लास्ट प्रिंसिपल जो है वो है आपका प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। जब भी पॉलिसी आप लेते हैं किसी भी इंश्योरेबल प्रोडक्ट की, और वो फुल्ली डैमेज हो गया है, तो इंश्योरेंस कंपनी जब आपको कंपनसेशन देगी तो वो फुल्ली प्रोडक्ट, जो डैमेज प्रोडक्ट है वो पूरा का पूरा वो इंश्योरेंस कंपनी साथ में लेके चली जाएगी। अगेन ये वाला प्रिंसिपल भी लाइफ इंश्योरेंस में कवर नहीं होता। एग्जाम्पल ले लीजिए, मान लीजिए मेरे वेयर हाउस में कुछ सामान रखा था, गोडाउन में सामान रखा था, उसको आग लग गई, कंपनी ने मेरे को सारे पैसे दे दिए उसके बदले में, लेकिन जो आग लगा हुआ भी जो सामान है वो भी वो अपने साथ लेके चले जाएंगे। अच्छा, ये लाइफ इंश्योरेंस में क्यों नहीं है? उस आदमी को ले जाके वो क्या करेंगे जो मर गया? चलो बात करें टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस की, तो टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस के दो मेन टाइप हैं, एक है लाइफ इंश्योरेंस और दूसरा है जनरल इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस में दो आते हैं, एक आता है आपका होल लाइफ इंश्योरेंस, दूसरा आता है आपका एंडोमेंट इंश्योरेंस। जनरल इंश्योरेंस में तीन टाइप हैं, एक है आपका गुड्स ट्रांसपोर्टेशन, दूसरा आपका फायर, तीसरा आपका अदर, जिसके अंदर बाकी के सारे इंश्योरेंसेस का टाइप दिया हुआ है। एक एक करके सबको समझेंगे।
चलो, तो सबसे पहले की मीनिंग अगर समझे तो सबसे पहला है आपका लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस में हमने बताया था दो आपके इंश्योरेंसेस आते हैं। एक आता है आपका होल लाइफ इंश्योरेंस, दूसरा आता है एंडोमेंट इंश्योरेंस। होल लाइफ इंश्योरेंस का मतलब समझें कि जब कोई इंसान की मृत्यु हो जाती है, इंश्योरेंस कंपनी जो है एक प्री डिसाइडेड अमाउंट पहले से ही डिसाइडेड होता है एज अ कंपनसेशन, यानी नुकसान की भरपाई उसके लीगल आयर को देते हैं, यानी कि जो भी उसका बेटा होगा, जो उसकी बेटी होगी, जिसका नाम उन्होंने लिखा रखा होगा उस कॉन्ट्रैक्ट में, उस एग्रीमेंट में, उसको बोलेंगे अपने होल लाइफ इंश्योरेंस। इंश्योरर जब जिंदा होता है तब वो एक प्रीमियम पे करता है पूरी अपनी जिंदगी, जब वो मर जाता है तो वही वो प्रीमियम उसके जो आयर्स हैं, लीगल आयर्स हैं, उनको मिल जाता है। लाइफ जो है प्रीशियस है और उसका कोई प्राइस हम डिसाइड कर नहीं सकते। कोई भी इंश्योरी लेकिन अपने लाइफ का वैल्यू डिसाइड कर सकता है और वो जितना उसकी कैपेसिटी है प्रीमियम पे करने की, वो भी डिसाइड कर सकता है। ऐसे में लोग ऐसा करते क्यों है? क्योंकि उनको लगता है कि अगर मान लीजिए वो अपने घर में पैसे कमाने वाले इकलौते व्यक्ति हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि जब मैं चला जाऊंगा तो मेरे घर का क्या होगा। तो ऐसे में वो पहले ही अपना जो है एक इंश्योरेंस लेकर के रख लेते हैं, ताकि मेरे जाने के बाद एटलीस्ट कुछ समय तक तो मेरे घर वालों को दिक्कत ना हो। अच्छा, ऐसे केस में जो प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी है वो हम अप्लाई नहीं कर सकते कि कब आपका जो डेथ होगा वो होगा, या जो उनको ले जाना है तो वो भी उनका, तो ऐसा नहीं हो सकता। अगर मान लीजिए डेथ अननेचुरल नहीं है, ठीक है, तो इंश्योरेंस कंपनी को फुल अमाउंट देना है आपके आयर को, जो डिसीज्ड है, डिसीज्ड मतलब जो मर गए हैं, उनके जो कॉन्ट्रैक्ट में आयर हैं उनको पूरा अमाउंट वो देते हैं। अच्छा, अननेचुरल ना होना मतलब नेचुरल डेथ होना। अननेचुरल डेथ जो है होती है, सपोज मैंने खुद ही खुद को कुछ कर लिया, तो ये अननेचुरल होगा। तो ऐसे में अगर कई लोग ऐसा करते भी हैं इंश्योरेंस का पैसा पाने के लिए, कि बहुत सारे पैसों की प्रॉब्लम होती है तो वो ऐसा करते भी हैं। दूसरा है एंडोमेंट इंश्योरेंस, यानी कि मैंने कोई इंश्योरेंस लिया, अभी भी मैं जिंदा ही हूँ और पॉलिसी पीरियड खत्म हो गया तो भी मुझे वो पैसे मिल जाएंगे, या तो मेरे डेथ के बाद मेरे लीगल आयर को मिल जाएंगे। इसको बोलते हैं एंडोमेंट इंश्योरेंस। ये सर्टेन ईयर्स के लिए होता है। जरूरी नहीं है उन सालों में आप जिंदा ही रहेंगे, जरूरी ये भी नहीं है कि आप मर जाएंगे, तो लेकिन ये होता है कि ये मरने के बाद नहीं मिलता, ये मरने से पहले भी मिल सकता है। इसमें भी अगेन वो प्री डिसाइडेड अमाउंट प्रीमियम के हिसाब से वहां पे करता है पीरियडिकली, जितना भी ड्यूरेशन होता है पॉलिसी का तब तक। पीरियडिकली मतलब इसके कुछ पीरियड्स डिसाइडेड होते हैं ऑलरेडी, या तो आप 3 मंथ यानी क्वार्टरली पे करिए, हाफ ईयरली पे करिए, या ईयरली पे करिए, ये डिसाइडेड होता है। चलो, सेकंड नंबर की बात करें जो है आपका जनरल इंश्योरेंस। जनरल इंश्योरेंस के 3 टाइप होते हैं, गुड्स ट्रांसपोर्ट, फायर इंश्योरेंस और दूसरे टाइप के इसके जो फॉर्म्स होते हैं वो। सबसे पहले गुड्स ट्रांसपोर्ट की बात करें तो जब एक जगह से दूसरी जगह तक आपके गुड्स जाएंगे, तो हो सकता है आपके गुड्स में पूरा नुकसान हो जाए या पार्सल लॉस या डैमेज हो जाए। कुछ गुड्स हो सकता है आप ओशन से लेकर के जा रहे हैं तो कुछ गुड्स गिर गए, तो पार्शियल लॉस हो गया, डैमेज हो गया गुड्स को, या पूरी तरह से आपकी गुड्स नाव पूरी की पूरी डूब गई। तो ऐसे में आप इंश्योरेंस लेकर के रखते हैं ऐसे रिस्क के बदले में। और इसके भी 3 टाइप हैं, एक है मरीन जो पानी के लिए होता है, एक है एयर जो हवा के लिए होता है, और तीसरा आपका रेल एंड रोड जो धरती के लिए होता है। एक एक करके सबको समझो। जब आप सी रूट के द्वारा गुड्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं, ये बहुत इकोनॉमिकल होता है, सबसे कम पैसे इसमें लगते हैं, लेकिन ये सबसे ज्यादा रिस्की होता है और स्लो होता है। ठीक है, 18वीं सदी में सबसे ज्यादा इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो सी रूट से ही होता था, और ये इसीलिए इसको बोलते हैं कि ये बहुत पुराना है, एंशियंट है और वाइडली यूज्ड फॉर्म ऑफ इंश्योरेंस है, यानी सबसे ज्यादा इसी को यूज होता है, इसी का यूज होता है। लॉयड्स ऑफ लंदन जो है इन्होंने पहली बार मरीन इंश्योरेंस को शुरुआत किया था, ये बड़े काम का स्टेटमेंट है। इस कंपनी ने अपना इमेज ऑफ लॉयल्टी मोर देन 325 ईयर्स से बनाए रखा है, अब तक ये यही काम कर रहे हैं। दूसरा बात करें एयर इंश्योरेंस का, जैसे जैसे 19वीं सदी आपकी 19वीं सदी आई, तो गुड्स का जो मूवमेंट है वो हवा से शुरू होने लगा और इससे आपका एयर इंश्योरेंस शुरू हो गया। एयर ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज्यादा कॉस्टली होता है, रिस्की होता है, लेकिन सबसे ज्यादा फास्ट होता है। इसमें आप हाईली वैल्यूएबल और लाइट वेट गुड्स को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। इसका जो प्रीमियम होता है ये सबसे ज्यादा होता है, मरीन से भी, रेल रोड इंश्योरेंस से भी सबसे ज्यादा प्रीमियम होता है एयर इंश्योरेंस का। लास्ट वाला है वो है आपका रेल रोड इंश्योरेंस, जो लैंड ट्रांसिट होता है, यानी लैंड से इधर से उधर चले जाता है गुड्स जो है, उसमें एक आता है रेल और एक आता है रोड। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्म जो है रिस्क इसमें वो है आपका थेफ्ट, डकैती, डैमेज,
प्रोडक्ट्स को ये सब हो सकते हैं। इंश्योरेंस जो है इन सब से अपने को प्रोटेक्ट करता है। बात करें फायर इंश्योरेंस की, तो प्रॉमिस करती है इंश्योरेंस कंपनी कि हम आपके गुड्स को जब फायर के कारण अगर आपके गुड्स का पार्शियल लॉस होता है या पूरा डैमेज होता है, तो ऐसे में हम आपको एक प्री डिसाइडेड अमाउंट होता है प्रीमियम जो वो पे करते हैं, और वही वो उनको पे करते हैं और बदले में उनको लॉस की भरपाई होकर के मिलती है। ये है आपका प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट के ऊपर निर्भर। मैं उसी चीज को अगेन मैं फिर समझा रही हूँ, उसी चीज को मैं इंश्योर करूंगी जिसमें मेरा कोई मुनाफा है, जिसमें मेरा कोई फायदा है। इंश्योरी को कंपनसेशन उतना ही मिलेगा जितना उसका लॉस हुआ है, वो भी किसके कारण? आग के कारण। ठीक है, चलो थर्ड वाला देखें, लास्ट वाला, वो है आपका अदर जनरल इंश्योरेंस। जो आपका इंश्योरेंस का बिजनेस है वो समय से मतलब समय के साथ साथ बड़ा होते गया, ग्रो करते गया। न्यू न्यू टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस जो हैं अब हमारे यहाँ पर आने लगे हैं। किसी सिंगर के आवाज का इंश्योरेंस, थर्ड पार्टी का इंश्योरेंस कि हाँ भाई ये इंसान आपको व्हीकल्स जो है, मान लीजिए मेरा व्हीकल है, मैं आपको चलाने को दे रही हूँ, बीच में एक इंसान है जो बोल रहा है कि आप इसको चलाने को दे दीजिए, ये आपके व्हीकल को कुछ नहीं करेगा, तो ये एक इंश्योरेंस हो गया। लेबर कंपनसेशन का इंश्योरेंस के भाई मान लीजिए एक्सीडेंट हो जाता है किसी भी मजदूर का, तो उसको इंश्योरेंस मिलना। लेबरर्स के लिए इंश्योरेंस, एम्प्लॉयज के लिए इंश्योरेंस, बच्चों का इंश्योरेंस जनरल और सोशल डैमेज से। मेडिकल इंश्योरेंस जिसको अपने शॉर्ट भाषा में मेडिक्लेम बोलते हैं, ये नॉर्मल आम आदमी बहुत यूज करता है। मेडिकल ट्रीटमेंट में इसका कंपनसेशन मिल जाता है। मान लीजिए मुझे ऑपरेशन करवाना, तो फ्री में हो जाएगा ऑपरेशन, क्योंकि पहले से मैं प्रीमियम पे करती आ रही हूँ। बिजनेस बंद हो गया, क्लोज हो गया, उसमें जो नुकसान हो गया उसके खिलाफ एक इंश्योरेंस। फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज हो गई, एम्प्लॉयज ने एम्प्लॉयर को फ्रॉड बना लिया है ना, तो ऐसे ऐसे भी इंश्योरेंस होता है। कोई एंटरटेनमेंट प्रोग्राम है आपका, मान लीजिए आप कोई बड़े सिंगर हैं, आपका कोई स्पोर्ट्स का इवेंट है, मान लीजिए आप बैट्समैन हैं, बैडमिंटन प्लेयर हैं, आपका कोई इवेंट होने वाला है, आप उसको कैंसिल करेंगे या पोस्टपोन करेंगे तो इवेंट वालों का भी नुकसान होगा, उससे इंश्योरेंस वो करवाते हैं। और हो सकता है कि ये जो आपका प्रोग्राम कैंसिल या पोस्टपोन हो रहा है ये नेचुरल या मैन मेड रिस्क से हो, तो भी आप उसको इंश्योर करवा सकते हैं, ये कुछ टाइप्स है इंश्योरेंस के। मेडिक्लेम या मेडिकल इंश्योरेंस जो है ये बड़े बड़े जो हमारे मेडिकल एक्सपेंसेस हैं जो आम आदमी इनको बॉन्ड नहीं कर सकता है, तो ऐसे में अगर मान लीजिए आपको लग रहा है कि जैसे हमें पता है कि 30-35 की एज के बाद इंसान की बॉडी चेंज होती है, उसको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, पहले ही एक प्रीमियम जो है पे करते रहिए इंश्योरेंस कंपनी को। जब भी भगवान ना करे कभी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उसका इलाज फ्री में करवा सकते हैं। बात कर रहे हैं प्राइवेटाइजेशन ऑफ इंश्योरेंस की, कि इंश्योरेंस प्राइवेट क्यों हुआ। इंश्योरेंस इंडिया में जो है प्राइवेट सेक्टर ने शुरू किया था इंडिया में। जब ब्रिटिश कॉलोनी था, तो बहुत सी इंश्योरेंस कंपनीज ने इंश्योरेंस का बिजनेस इंडिया में शुरू किया था। उनको इलेजिमेट बिजनेस प्रैक्टिस करने का बड़ा इल्जाम लगा। इलेजिमेट का मीनिंग होता है सही तरह से वो इंश्योरेंस नहीं पे कर रहे थे। और 19 जनवरी 1956 को एक ऑर्डिनेंस पास हुआ पार्लियामेंट में, जिसके जरिए लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस को नेशनलाइज किया गया। यानी पूरे कंट्री में अब ये सिर्फ इंटरनेशनल कोई नहीं कर पाएगा, सिर्फ कंट्री के लोग कर पाएंगे। और उससे जो है आपका एलआईसी का जन्म हुआ, और एलआईसी ने ही मोनोपोली ले ली आपकी किसकी? इंश्योरेंस की। जनरल इंश्योरेंस जो है वो आपका ब्रिटिशर्स ने हमारे इंडिया में लाया था। पीरियडिकल कंट्रोल्स लाए गए थे जनरल इंश्योरेंस के साथ साथ, और अभी भी ये जो है आफ्टर इंडिपेंडेंस भी ये चलते आ रहा है। ठीक है ना, 1 जनवरी 1973 से जो है मतलब उस दिन पर जनरल इंश्योरेंस बिजनेस को भी नेशनलाइज कर दिया गया, और एक एक्ट पास हुआ था, जनरल इंश्योरेंस बिजनेस नेशनलाइजेशन एक्ट ऑफ 1972। इसके बाद आपका ये जो जनरल इंश्योरेंस का बिजनेस है वो भी आपका नेशनलाइज हो गया। इंटरनेट अभी कोई ब्रिटिश की कंपनी कोई और इसको नहीं कर सकता। हमारे जो इंश्योरेंस सेक्टर है उसके काम को देखना, उसको परखना, उसको अप्रेस करना, उसके लिए तारीफ करना, एक कमेटी उसके लिए अपॉइंट की गई। उसने ये बताया कि फॉरेन इंश्योरेंस कंपनी को जो है इंडियन काउंटर पार्ट्स के साथ जॉइंट बिजनेस करना चाहिए, और इसको सपोर्ट करने के लिए आईआरडीए यानी इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी
का सेटअप हुआ था 1999 में। इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। IRDA क्या है? ये एक ऑटोनॉमस, सुप्रीम ऑटोनॉमस मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ गवर्नमेंट, और एक लीगल इंस्टीट्यूशन है ये, जो रेगुलेटरी और डेवलपमेंटल एक्टिविटीज को देखती है इंश्योरेंस के मामले में। ठीक है, इंश्योरेंस में क्या होना चाहिए, क्या क्या रूल्स होने चाहिए, कहाँ डेवलप हो सकता है, ये सारी चीजें ये देखती हैं। IRDA एक्ट 1999 में आया था और इसने इंश्योरेंस सेक्टर के दरवाजे खोल दिए प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज के लिए भी और फॉरेन वालों के लिए भी। ठीक है, अब अगर हम देखें तो पहले फॉरेन कंपनीज का शेयर हमारे यहाँ पर 26% था और अब 2015 में ये 49% हो गया। तो फॉरेन इंश्योरेंस की जो कंपनीज हैं वो अब डायरेक्टली इंडिया के इंश्योरेंस कंपनीज में 49% तक इन्वेस्ट कर सकती हैं। IRDA के कुछ 5 मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं। सबसे पहला देखें तो पहला ये कि पॉलिसी होल्डर्स को ज्यादा से ज्यादा चॉइस मिले। दूसरा कि हम हेल्दी कंपटीशन प्रमोट करें, यानी जो कंपनीज है हमारी वो एक दूसरे के साथ compete तो करें बट हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए, ताकि सर्विसेज जो है वो आपकी इम्प्रूव हो और प्रीमियम धीरे धीरे कम होते चला जाए। मोबिलाइज करना मोर रिसोर्सेज फॉर द इकोनॉमी, यानी आपके जितने रिसोर्सेज आपके पूरे कंट्री में घूम पाए उतना अच्छा है। सेल्फ डिसिप्लिन लेकर के आना इंश्योरेंस कंपनीज में, और एक मैकेनिज्म, एक सा सिस्टम बनाना कि कंपनी कंप्लेंट्स को आप कैसे एड्रेस करेंगे। जो आपके कस्टमर्स हैं उनकी कंप्लेंट्स पक्का होंगी, उनको आप कैसे एड्रेस करेंगे, उनको आप कैसे सॉल्व करेंगे, उसके लिए एक मैकेनिज्म बनाना, ये उनका काम है IRDA का। इस वीडियो में फिलहाल हम यहाँ तक ही रखते हैं। जो पोस्टल सर्विसेज है यहाँ से जो है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे पार्ट 2 में। होपफुली यहाँ तक आपके लिए क्लियर होगा ये। और थैंक यू सो मच फॉर पेशेंट हियरिंग। हैव अ गुड डे। नमस्ते।